प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रहा हूं वो है भाषा के विविध रूप। भाषा का अर्थ, परिभाषा, उसका महत्व और उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जान लेने के पश्चात आज हम भाषा के विविध रूपों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस भाषा के विविध रूपों का जो आधार है वो हम 6 रूपों में विभाजित करके देख सकते हैं। सबसे पहला है इतिहास के आधार पर, दूसरा है भूगोल क्षेत्र के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा रूप है वो निर्माण के आधार पर, पांचवा जो इसका रूप है मानकता या शुद्धता के आधार पर, और छठा और अंतिम जो रूप है वो मिश्रण के आधार पर लिया जा सकता है। इन 6 मूल जो भाषा के विविध रूप हैं ये इनके आधार हैं और इन्हीं के आधार पर भाषा के ये सारे विविध रूप बनते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला जो इसका रूप है वो है इतिहास के आधार पर। मूल भाषा, इतिहास के आधार पर मूल भाषा कौन सी है, उस मूल भाषा के भी कई जो मूल भाषा में से भी कई जो अन्य भाषाएं हैं वो अन्य भाषाएं निकलती है। अर्थात मूल भाषा वह भाषा है जिस भाषा से अन्य भाषाएं निकलती है या बनती है, और जिसके किसी अन्य भाषा से बनने या निकलने का पता ही नहीं लगता। जिसके किसी अन्य भाषा से बनने या निकलने का पता ही नहीं लगता, जैसे भारोपीय भाषा, संस्कृत भाषा, प्राचीन भाषा जैसे संस्कृत को हम मान सकते हैं, और ग्रीक भाषा। मध्यकालीन जो भाषाएं थी जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, ये मध्यकाल की तीनों जो प्रमुख भाषाएं हैं वो मानी जाती है। इसके बाद आधुनिक जो भाषा है, उस आधुनिक भाषा के अंतर्गत हम यहाँ किन किन भाषाओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा। यहाँ इन तीनों ही भाषाओं का उल्लेख हम आधुनिक भाषा के रूप में कर सकते हैं। दूसरा जो इसका प्रबल जो आधार हम मानते हैं वह है भूगोल, अर्थात क्षेत्र विशेष के आधार पर। भाषा का जो सबसे छोटा रूप है वो हम व्यक्ति बोली को मानते हैं, और जो एक व्यक्ति के द्वारा ही बोली जाती है, और एक क्षेत्र से बहुत से लोगों की जो भाषा है वो हम उसको स्थानीय बोली कहते हैं। यहाँ यह क्षेत्र की दृष्टि से व्यक्ति बोली से बड़ी है। क्षेत्र की दृष्टि से यदि माने तो ये व्यक्ति बोली से अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाती है। बहुत सी व्यक्ति बोलियां जब आपस में मिल जाती है तो वे मिलकर के और एक स्थानीय बोली का निर्माण करती है, और एक से अधिक स्थानीय बोलियां जब एक जगह यहाँ मिल जाती है तो उसके कारण कौन सी बोली बनती है? उपबोली। यानी जब बहुत सारी स्थानीय बोलियां एक जगह मिल जाती है तो उनके कारण एक उपबोली का निर्माण होता है, और उपबोली जब बनती है तो एक से अधिक उपबोलियां मिलकर क्या बनाती है? एक बोली का निर्माण करती है, और एक से अधिक बोलियां मिलकर एक उपभाषा का निर्माण करती है, और एक से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक भाषा बनती है। तो देखिए, भाषा बनने तक का जो ये सफर है कि व्यक्ति बोली से लेकर ये शुरू हो रहा है
और व्यक्ति बोली से लेकर शुरू होने वाला सफर अंत में भाषा पर जाकर समाप्त हो जाता है। यहाँ एक भाषा में एक से अधिक उपभाषाएं भी हो सकती है, जैसे हिंदी भाषा है, और इसके अंतर्गत हम पश्चिमी हिंदी को भी ले सकते हैं, पूर्वी हिंदी को भी सम्मिलित कर सकते हैं। और ये 5 उपभाषाएं या बोली वर्ग है। एक उपभाषा में एकाधिक बोलियां, जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है, बुंदे छत्तीसगढ़ी है, ये बोलियां। और एक बोली में एकाधिक उपबोलियां भी हो सकती है, जैसे अवधी में पश्चिमी जौनपुर और बनोधी तथा रायबरेली, बछरावा आदि में प्रयुक्त भैंसवाड़ी जो है, ये एक उपबोली में कई स्थानीय बोलियां, जैसे कुमायूनी बोली की रोचौबेसी, ये उपबोली है। और उपबोली के रामगढ़िया तथा छखानिया आदि स्थानीय रूप हैं। ये भूगोल या क्षेत्र के आधार पर हम जो बोली, व्यक्ति बोली से जो एक भाषा का रूप निर्मित हो रहा है, तो उसके बीच में बोली, उपबोली, उपभाषा, ये स्थानीय बोली और ये सारी मिलकर के और एक क्षेत्र के आधार पर यहाँ एक भाषा का निर्माण करती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका रूप माना जाएगा वह है प्रयोग के आधार पर। यानी प्रयोग के आधार पर जब हम बोलचाल की भाषा के अंतर्गत यहाँ, जैसे बोलचाल की भाषा भी हमारी अलग होगी, साहित्यिक भाषा हमारी अलग होगी, एक जाति विशेष की भाषा जिसे हम जातीय भाषा कह सकते हैं वो भी अलग होगी, व्यावसायिक उपयोग में या व्यावसायिक प्रयोग में काम आने वाली जो भाषा है वो अलग होगी। जैसे प्रातःकाल जब हम कोई भी समाचार पत्र उठाकर पढ़ते हैं तो पाठक जो वर्ग है वो भिन्न भिन्न तरीके का वहां पर पाया जाता है। मान लीजिए वही समाचार पत्र सबसे पहले कौन ले रहा है, एक व्यापारी। तो व्यापारी वर्ग जो है सर्वप्रथम उस समाचार पत्र में से कौन सा प्रश्न निकालेगा, व्यापार और जो मार्केट में जो भाव आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं का व्यापारी है तो सबसे पहले वो अनाज का व्यापार करने वाला जो व्यापारी है वो गेहूं का भाव उस अखबार में देखेगा। सराफा व्यापारी है, सराफा जो सोने का व्यापार करने वाला व्यापारी है वो सर्वप्रथम सोने का भाव उस समाचार पत्र में देखेगा। और मान लीजिए अन्य और कोई, जैसे मान लीजिए बौद्धिक वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, तो उसकी रुचि किसमें है, संपादकीय पृष्ठ पढ़ने में, तो सबसे पहले वो संपादकीय पृष्ठ को पढ़ना चाहेगा। कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो सबसे पहले राजनीति जो समाचार हैं, यानी देश में यहाँ क्या राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उसके बारे में वो उसमें से जानना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा। अगर कोई सिनेमा या संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसकी सिनेमा और संगीत में रुचि है तो सिनेमा का जो समाचार पृष्ठ जो आता है उसे वो पढ़ना चाहेगा। अगर एक खिलाड़ी है जिसकी खेल में अत्यधिक रुचि है तो वो खेल का समाचार पत्र पढ़ना ज़्यादा पसंद करेगा। तो पाठक वर्ग जो है वो अलग अलग प्रवृत्ति का होता है, वह अपनी मूल रुचि के हिसाब से वो समाचार पत्र का अध्ययन करता है। तो जातीय भाषा, साहित्यिक भाषा, एक आम बोलचाल की भाषा, ये सब अलग अलग है। व्यावसायिक भाषा, व्यवसाय की अपनी एक अलग ही भाषा होती है। शेयर मार्केट की जो आप भाषा देख रहे हैं वो शेयर मार्केट की भाषा यही कहती है कि फला जो शेयर है वो औंधे मुंह गिरा। धड़ा मार्केट में यानी जो फला जो शेयर है वो शेयर के जो भाव हैं वो औंधे मुंह गिरे, ये भाषा होती है। दफ्तरी भाषा, दफ्तर की जो भाषा है, आज भी आप देखते हैं कि अंग्रेजों की दी हुई जो देन है या जो परंपरा है उसका आज भी हमारे जो दफ्तर है, कार्यालय है, वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। आप कोर्ट और कचहरी में आज भी जब आप जाएंगे तो कोर्ट कचहरी की अपनी एक अलग ही भाषा होगी। सरकार बनाम फला व्यक्ति का नाम वो बोलेगा जो पार्टी है, हाजिर हो, यानी उसका जो
आवाज देने वाला जो चपरासी है कोर्ट का, वो इस तरह से वहां पर आवाज देगा। तो वह ये प्रदर्शित कर रही है कि दफ्तरी जो भाषा है वो अलग ही तरीके की है। यहाँ राजभाषा का रूप अलग है, उसके बाद फिर राष्ट्रभाषा का रूप अलग है, इसके बाद गुप्त भाषा भी होती है। गुप्त भाषा का प्रयोग ज्यादातर हमारी सेनाओं के द्वारा किया जाता है। सेना की जो तीनों जो वो हैं उनके द्वारा यहाँ उस गुप्त भाषा का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं, महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, वो किसी दुश्मन के हाथों न लग जाए। अतः वे उनका आदान प्रदान करने में अपनी गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि चोरों की और डाकुओं की भी अपनी एक गुप्त भाषा होती है कि चोर जब रात को चोरी करने जाएगा तो वह मुंह से बोल करके अपनी भाषा का प्रयोग न करते हुए और एक चोर के दूसरा चोर हाथ लगाकर या कोई संकेत दे करके वह अपनी भाषा को समझाए। जीवित भाषा भी होती है और मृत भाषा भी होती है, सहायक भाषा भी होती है, संपूरक भाषा भी होती है और परिपूरक भाषा भी होती है और संपर्क की भाषा भी होती है तथा समतुल्य नाम के भाषा रूप भी प्रयोग पर ही आधारित होते हैं। तो तीसरा जो प्रमुख आधार है कि प्रयोग के आधार पर ये भाषा के जो पारंपरिक रूप हैं, ये प्रयोग के आधार पर इस तरह से भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। चौथा जो इसका आधार माना गया है वो है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर सहज भाषा, जिसे हम बिल्कुल सामान्य बोलचाल की भाषा मानते हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, जर्मन आदि भाषाएं, क्योंकि ये सब व्याकरण पर आधारित हैं और सहज तरीके से इनको बोला जा सकता है। तथा कृत्रिम भाषा, कृत्रिम यानी जिसे बनाया गया हो, यानी एक या कुछ लोगों ने मिलकर उस कृत्रिम भाषा को बनाया है और उस कृत्रिम भाषा के बनाए हुए उन शब्दों का जो अर्थ है वो उन लोगों के द्वारा जिनके द्वारा उसे बनाया गया है वो ही उस भाषा के कृत्रिम शब्दों का अर्थ समझते हैं। जैसे एस्पेरेंटो तथा इडो आदि कृत्रिम भाषा के दो उपभेद माने गए हैं। जैसे एस्पेरेंटो और गुप्त भाषा, जैसे सेना की भाषा गुप्त भाषा होती है, दलालों की भाषा भी गुप्त भाषा होती है, ताकि वो जिस चीज की दलाली कर रहे हैं उस दलाली का के जो भाव है किसी दूसरे को पता न लगे, इसलिए दलालों की भाषा भी अलग होती है। शेयर मार्केट में जो दलाल हुआ करते हैं वो अपनी एक अलग ही भाषा में बातचीत करते हैं। दूसरा व्यक्ति जब सामान्य रूप से जब उस भाषा को सुनता है तो वह उन भाषा के शब्दों को सुन करके उनके अर्थ नहीं लगा सकता। डाकुओं की भी अपनी एक अलग भाषा है। तो निर्माण के आधार पर ये भाषा के अलग अलग रूप माने जा सकते हैं, विविध आधार माने जा सकते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण इसका जो आधार माना जाएगा वो है मानकता या शुद्धता के आधार पर। मानक या जिसे हम कहते हैं परिनिष्ठित भाषा, जो बहुत शुद्ध होती है और व्याकरण सम्मत होती है। उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या मिलेगी परिनिष्ठित भाषा की, कि एक तो वो शुद्ध होगी और दूसरी उसका व्याकरण जरूर मिलेगा। बिना व्याकरण के कोई भाषा नहीं होती। और अमानक भाषा जिसमें शुद्ध प्रयोग नहीं होते हैं वो अमानक भाषा होगी। तो मानक भाषा और अमानक भाषा, जो व्याकरण के सम्मत भी नहीं होगी वो अमानक भाषा है, जो व्याकरण के सम्मत होगी वो बिल्कुल परिनिष्ठित भाषा है, मानक भाषा है। जैसे मैंने जाना है, अब ये जो वाक्य है ये परिनिष्ठित है या एक मानक भाषा का वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये व्याकरण पर आधारित वाक्य नहीं है। मैंने जाना है की जगह क्या होना चाहिए, मुझे जाना है। दूसरी बात, मेरे को कान ही पूर जाऊंगा, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है, अर्थात ये बिल्कुल अमानक भाषा है। फिर है लेकिन आज नहीं, यानी मैं मेरे को कान ही पूर जाऊंगा लेकिन आज नहीं। ये पूर्णतः जो वाक्य है वो सही रूप में शुद्ध रूप में नहीं बन रहा है। इसलिए ये जो भाषा है इस भाषा को हम कौन सी भाषा में मानेंगे, अमानक भाषा में, क्योंकि इसका कोई व्याकरण नहीं है और ये व्याकरण पर आधारित वाक्य नहीं कहा जा सकता। अमानकता किसी की भी हो सकती है,
जैसे ध्वनि है, शब्द है, भाषा का रूप है, वाक्य है, या फिर उसका अर्थ है, सभी की हो सकती है। तथा अपभाषा, यह प्राय अपभाषा, यह प्राय अशिक्षित वर्ग की या अर्ध शिक्षित वर्ग की, जिसे हम अंगूठा टेक वर्ग मानते हैं, जो बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानता, ये उस वर्ग की भाषा हो सकती है। जैसे ग्रामीण जो स्त्री है, पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति तो यहाँ पिंक सिटी एक्सप्रेस को पिंक सिटी एक्सप्रेस ही उच्चारित करेगा, लेकिन एक अनपढ़ और जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, ग्रामीण महिला है, वो उसको हो सकता है कि उसका उच्चारण कुछ अलग ही करे, जैसे पन सिटी एक्सप्रेस या पन सिटी एक्सप्रेस, दोनों ही जो शब्द हैं वो उसके मुंह से शुद्ध रूप में उच्चारित नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है, अपभाषा। इसमें अमानक तत्वों के साथ साथ स्थानीय बोलचाल के ठेठ शब्द जुड़े हुए होते हैं और अश्लील शब्दों का भी धड़ल्ले से इसमें प्रयोग होता है। तो ये जो पांचवा जो इसका विविध प्रकार का भाषा का विविध रूप है, ये इसका प्रकार था कि वह मानकता या शुद्धता के आधार पर भी होती है। छठा जो महत्वपूर्ण जो इसका रूप है वो माना गया है मिश्रण के आधार पर, यानी इनमें से इसके मिश्रण के आधार पर दो ही रूप हम मान सकते हैं, पहला है पिजिन और दूसरा है क्रियोल। यहां सबसे पहले हम इनके भाषा रूपों पर विचार कर सकते हैं और भाषा रूपों में विचार करते हुए सबसे पहले हम मूल भाषा पर विचार करेंगे। भाषा का यह रूप इतिहास पर आधारित होता है, अर्थात भाषा की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल में ही हो गई और उन स्थानों में हुई होगी जहां बहुत से लोग एक साथ रहते होंगे, और जब बहुत सारे लोग एक स्थान पर रह रहे होंगे तो ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की भाषा जो आरंभ में उत्पन्न हुई होगी, आगे चलकर जिसमें ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि कारणों से अनेक भाषाएं और बोलियां तथा उपबोलियां आदि बनी होगी और यही आगे चलकर मूल भाषा बन गई। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार यही मान्यता है कि संसार में उतने ही भाषा परिवार हैं जितनी की मूल भाषा मानी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही ले तो इसकी मूल भाषा भारोपीय भाषा थी, जिसका प्रादुर्भाव एक साथ रहने वाले कुछ लोगों में हुआ, एक साथ वो लोग रहते थे और भौगोलिक परिस्थितियों ने भाषा के विकास एवं शाखाओं में बांटने का कार्य वहीं से प्रारंभ कर दिया। मूल स्थान पर कुछ दिनों तक रहने के पश्चात जब वहां की जनसंख्या अधिक हो गई तो वो लोग भोजन आदि की तलाश में यहाँ इधर उधर निकलने लग गए, भोजन कम पड़ने लग गया, तो कुछ लोग तो वहीं रह गए और कुछ उनमें से बाहर निकलकर चले गए, यानी अन्य दिशाओं में निकल गए। चलने के कारण या चलने के समय उन भिन्न भिन्न शाखाओं की भाषा, यानी जब अलग अलग लोग अलग अलग दलों में बंट गए तो भोजन आदि की कमी वहां पड़ने लग गई और कुछ लोग तो वहीं रह गए और कुछ लोग कई शाखाओं में बंटकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। यहाँ कुछ भिन्न भिन्न शाखाओं की भाषा कुछ स्थानीय अंतरों को छोड़कर प्राय लगभग एक सी ही रही होगी, लेकिन थोड़ी दूर चलकर उन शाखाओं ने अपने अपने अड्डे बनाए होंगे। जैसा हम भाषा के बारे में पूर्व की कक्षा में जिक्र कर चुके हैं कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, यानी जब वो 4 कोस गए होंगे तो पानी का स्वरूप वहां बदल गया होगा, उसका स्वाद बदल गया होगा, और जब 8 कोस दूर चले गए होंगे तो वहां के लोगों की भाषा भी वहां अपने आप ही परिवर्तित हो गई। यहाँ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा और तदनुसार उनकी भाषा में भी विकास हुआ होगा। 1-2 सही या 10-20 पीढ़ी के बाद अलग अलग बसने वाली उन शाखाओं की भाषा में आपस में काफी भिन्नता आ गई होगी। कुछ दिनों के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि के बढ़ने से अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे, यानी वो स्थान भी कम पड़ने लग गया उनके लिए रहने के लिए, तो वो वहां से प्रत्येक शाखा में कई प्रशाखाएं फूट कर इधर उधर चल कर नवीन स्थानों पर बस गई होगी, ऐसा माना जाता। और फिर वहां उनका विकास हुआ होगा और उसके बाद उनकी भाषाएं भी अलग अलग रूपों में विकसित या परिवर्तित हुई होगी। इसे वंश वृक्ष में
यो रखा जा सकता। जैसे एक मतानुसार यह मूल भाषा आरोपीय न होकर भारत हित्ती थी, जिसकी दो शाखाएं थी, भारोपीय भाषा और हित्ती। भारत हित्ती परिवार कहलाता था और मूल स्थान में उसकी भाषा से ही यहाँ उसकी बोलियां भी निकली, यानी मूल भाषा और स्थान से ही उस भाषा की जो विभिन्न बोलियां हैं वो भी निकली। यहाँ उसी प्रकार से है कि जैसे एक आदमी जो है वो उस समय वहां से निकलकर और उसकी जो उस एक आदमी की जो दो तीन जो पुस्तें हैं, ये यहाँ बहुत से एक आदमी की एक पुस्त यहाँ बहुत सारी पुस्तें बन गई। और फिर उसके बाद सभी आदमी उस आदि पुरुष के जिस प्रकार परिवार कहे जाएंगे, ये भिन्न भिन्न भाषा और बोलियां भी उसी प्रकार उस मूल या आदि भाषा के परिवार की कही जाती है। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, ब्रज है, अवधी है, मगधी भाषा है आदि। सही अर्थ में भारोपीय या भारत हित्ती परिवार की ही कही जाती है। अब भाषा की जो प्रथम जो अवस्था है उसको हमें मूल स्थान के आधार पर भाषा का जो मूल स्थान है, यानी मूल स्थान और उसकी भाषा कौन सी है, उसके आधार पर जब हम उसका वर्गीकरण करें, उसको विभाजित करें, तो द्वितीय अवस्था क्या होगी, यानी कै से ख बना और ख से च छे जय बन गया, और च से फिर पै और फे बना, और छ से फिर ब और रै वर्ग बन गया, और जय से फिर स और श वर्ग बन गया। फिर इसी तरह से हम ग वर्ग के अंतर्गत ले सकते हैं। ग वर्ग से फिर ट ढ वर्ग बना, और उस ट ढ से ट से तो बना, हाँ ट से बना, ढ से बना है और वह, और घ वर्ग जो है उसका उस घ वर्ग से त थ द वर्ग बना, और उस त थ द वर्ग से त से तो बना ए और आ, और द से बना उ और उ। तो ये भाषा के जो मूल स्थान और उसकी जो भाषा है, ये इस रूप से यहाँ शाखाएं प्रशाखाओं के रूप में यहाँ विस्तारित हो चली, और एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर चले जाना वहाँ उसका निर्धारित हो गया, और जब वो दूसरे स्थान पर गया तो अपने आप ही उसकी बोली, भाषा और ये जो स्थान है वो अपने आप ही परिवर्तित होते चले गए। और उसी तरह से फिर भाषा के जो विविध रूप है, उन भाषा के विविध रूपों का यह निर्माण हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आज हम भाषा के विविध रूप या प्रकारों के बारे में इतना ही चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में आपको भाषा के बारे में और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी जाएगी। नमस्कार।